तो बच्चों आज के इस वीडियो में बात करेंगे जो आपका क्लास ट्वेल्थ है और क्लास ट्वेल्थ में जो आपका फिजिकल एजुकेशन का विषय है इसका 12 मार्च 2024 को आपका सीबीएसई का बोर्ड एग्जाम होने वाला है। तो जो आपका बोर्ड एग्जाम होगा सीबीएसई का क्लास ट्वेल्थ का फिजिकल एजुकेशन का, तो उसमें आपको मैं कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ जिनका आपके पेपर में आने का चांस ज़्यादा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि आपको वीडियो पूरा देखना है और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन पर क्लिक कर सकते हो, जिससे फ़ायदा ये होगा कि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा। ठीक है, और ये हमारा वन शॉट वीडियो है, यानी एक ही वीडियो में आपको पूरे बुक का जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जितने भी, ठीक है, थोड़े बहुत जितने भी बनते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं कि अब हम वीडियो शुरू करते हैं। और मैं आपको पहले ये बता दूं कि जो आपका क्लास ट्वेल्थ है इसमें फिजिकल एजुकेशन का आपका ये बुक है। ठीक है, आपके पास भी यही बुक होगा सीबीएसई का। तो इसमें टोटल आपके 10 अध्याय दिए हुए हैं। 10 अध्याय में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको बता दूंगा और यहाँ पे मैं आपको टोटल 10 क्वेश्चन बताऊंगा इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर आपको और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। बाकी ये 10 जो क्वेश्चन आपको बताऊंगा इस वीडियो में उन वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उनका आने का भी आपके पेपर में जो चांस है वो ज़्यादा है। ठीक है, तो यही आपका बुक है और सेशन हमारा 2023-24 का है, जैसा कि आपको पता होगा। तो जो हमारा पहला प्रश्न है वो है टूर्नामेंट के महत्व पर चर्चा कीजिए। देखो जो टूर्नामेंट होता है ये एक प्रकार का क्या होता है आपको पता होगा। टूर्नामेंट जो होता है इसके बहुत प्रकार होते हैं। ठीक है, टूर्नामेंट के जो है बहुत प्रकार होते हैं, आपने पढ़ा भी होगा। एक तो हमारा हो गया नॉकआउट टूर्नामेंट। ठीक है, टूर्नामेंट हो गया। एक हो गया हमारा लीग टूर्नामेंट, जिसे हम राउंड रॉबिन टूर्नामेंट भी कह रहे हैं। ठीक है, ये हमारा एक और ये हमारा दो। फिलहाल हमारे पेपर में ये दो ही हैं। ठीक है, ये दो ही जो है हमारे पेपर में थे, तो हमारा दो ही टूर्नामेंट यहाँ पर है। लेकिन जो टूर्नामेंट हो रहा है, टूर्नामेंट आपने पढ़ा होगा, टूर्नामेंट जो है नॉकआउट टूर्नामेंट का फिक्सचर बनाना, लीग और या फिर राउंड रॉबिन का जो टूर्नामेंट इसमें बनाना साइक्लिक विधि के द्वारा, केस स्टडी वाला। ठीक है, तो यहाँ पे आपने ये तो समझा था। लेकिन जो टूर्नामेंट होता है इसका महत्व क्या होता है, यानी टूर्नामेंट जो हो रहा है इसका क्या विशेषता है या फिर इसका क्या फायदा है वो बताना है। इसका जो महत्व है वो कितने हैं वो आपको अच्छे से बताना है। और आप एक चीज ध्यान रख सकते हो, ये जो क्वेश्चन है इसको जो है 4 मार्क्स में पूछा जा सकता है या फिर 6 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है या फिर 3 मार्क्स में भी। अगर ये क्वेश्चन 6 मार्क्स का होगा तो आपको 6 पॉइंट बताना है, यानी 1 2 3 4 5 6, और इसको एक्सप्लेन करना है बहुत ही ज्यादा शब्दों में। ठीक है, अगर 6 मार्क्स वाला है तो, अगर 3 मार्क्स वाला है तो आपको 3 पॉइंट बताना है और उसको एक्सप्लेन करना है। अगर 4 नंबर वाला है तो आपको 4 पॉइंट बताना है और उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना है। थोड़ा सा मतलब एक जो पॉइंट हमारा होगा उसमें कम से कम भी आपको 30 से 40 शब्दों में लिखना है। ठीक है, या फिर आप 20 से 30 शब्दों में भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ऐसे आपको बताना है। और बाकी मैं आपको आंसर बताता हूँ, आंसर आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो, टूर्नामेंट के महत्व पे चर्चा कीजिए, तो पहला जो हमारा महत्व हो जाएगा वो हो जाएगा खेलों का प्रचार। यानी अगर टूर्नामेंट आयोजित होता है, मान लो ये पूरा एक क्षेत्र है। ठीक है, इस क्षेत्र पे अगर कोई टूर्नामेंट जो है आयोजित होता है तो जो हमारा पहला जो महत्व होगा वो होगा खेलों का प्रचार। यानी यहाँ पर जो भी खेल खेला जाएगा इसका दूर दूर तक जो है प्रचार होगा। ठीक है, बहुत ही ज्यादा पब्लिसिटी जो है वो होगा। तो ये आप यहाँ पे समझ गए। यानी जाहिर सी बात है टूर्नामेंट का जो पहला महत्व है वो है खेलों का प्रचार। तो ये हो गया हमारा हेडिंग। अब इसमें आपको एक्सप्लेन करना है कि खेल टूर्नामेंट आयोजित करना उस खेल के प्रचार का एक सबसे बड़ा माध्यम, अच्छा माध्यम है। टूर्नामेंट में आयोजित मैचों को देखने के लिए आए दर्शकों में उस खेल के प्रति जानकारी, रुचि, वृद्धि ये होती है। मतलब जानकारी भी होती है और रुचि, ये दोनों जो है दर्शक के मन में आ जाता है, वृद्धि हो जाती है, जिससे कि खेलों का और भी ज्यादा प्रचार हो जाता है। जैसे मान लो यहाँ पे 1000 आदमी बैठे हुए हैं वन के, तो 1000 आदमी इस खेल को देखेंगे, फिर 1000 आदमी 2000 आदमी को बता देंगे। ठीक है, कि यहाँ पे ये खेल हुआ था, ये हुआ था, ऐसा हुआ था। अब 2000 आदमी 3000 आदमी को बता देंगे कि देखो यहाँ पर ये खेल हुआ था, ये हुआ था, ये होता। मतलब क्या हो रहा है कि 1000 आदमी से 2000 आदमी, 3000 आदमी, फिर 4000 आदमी। यानी कहीं ना कहीं यहाँ पे जो खेल हुआ था इसका बहुत ही दूर तक प्रचार हो रहा है। तो हमारा जो पहला पॉइंट बन जाएगा वो हो जाएगा हमारा खेलों का प्रचार। ठीक है,
और आगे आप पढ़ लो, देखो जैसे कि आजकल भारतीय हॉकी लीग के आयोजन के कारण लोगों में हम या अब जो हॉकी के प्रति जो आकर्षण है वो बढ़ जाता है, ठीक है, या बढ़ता जा रहा है, ऐसा भी आप कह सकते हो, जिसके कारण अब इस खेल को अधिक से अधिक दर्शक जो है वो मिल रहे हैं। यानी जैसे मान लो हॉकी हो गया, इसका बहुत ही दूर तक जो है प्रचार हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा पहला जो पॉइंट हो जाएगा वो हो जाएगा खेलों का प्रचार। बहुत ही आसान पॉइंट है, आप इस पॉइंट को रट सकते हो। आप पहला पॉइंट रट लो कि खेलों का प्रचार, ठीक है। क्वेश्चन इसी लैंग्वेज में आएगा, या ऐसे पूछ सकता है कि टूर्नामेंट के महत्व बताइए, टूर्नामेंट के महत्व क्या हैं, क्या टूर्नामेंट के महत्व हैं, या ऐसे पूछ सकता है कि टूर्नामेंट के महत्व पर प्रकाश डालिए। तो इन सभी टोन में जो है क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। तो आप किसी भी लैंग्वेज में पूछा जाए, किसी भी स्टाइल में पूछा जाए, तो हमारा जो आंसर है वो एक ही होगा। तो आप पहला पॉइंट रट सकते हो या समझ सकते हो। पहला आसान सा है, वो है हमारा खेलों का प्रचार, है ना, और आप इसको अच्छी तरह से बता सकते हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरा जो महत्व है वो क्या है। दूसरा महत्व है खेल कौशलों का विकास। यानी जो खेल के जो भी मतलब जो खिलाड़ी खेल रहे हैं तो उनके अंदर स्किल आएगा, ठीक है, तो इसका विकास हो जाता है। किसी भी खेल को खेलने के लिए उस खेल के अनुरूप विषय विशेष प्रकार के कौशलों की आवश्यकता होती है। टूर्नामेंट में भाग लेने के उद्देश्य से खिलाड़ी अभ्यास द्वारा जो है इन कौशलों को और अधिक विकसित करने का प्रयास करता है ताकि अच्छे परिणाम प्राप्त किए जा सके। अर्थात हम कह सकते हैं कि टूर्नामेंट के आयोजन के कारण खिलाड़ियों के कौशलों में भी अधिक सुधार आता है तथा उनके खेल का स्तर या प्रदर्शन जो है वो बहुत ही बेहतर हो जाता है। यानी आप कह सकते हो कि जो खेल के अंदर जो खिलाड़ी हैं उनके अंदर स्किल जो है वो आ जाता है, यानी कौशल आ जाता है, ठीक है। तो जो हमारा दूसरा पॉइंट हो जाएगा, महत्व जो हो जाएगा वो हो जाएगा खेल कौशलों का विकास, ठीक है। तो आप इसमें बता सकते हो कि अगर किसी क्षेत्र पर खेल यानी टूर्नामेंट आयोजित होता है तो टूर्नामेंट में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ी के अंदर जो है स्किल या फिर कौशल का जो है वो विकास होता है, ठीक है, अधिक मात्रा में जो विकास होता है, जिनसे उनको खेल खेलने के लिए प्रेरणा मिलती है और उनके उनका जो है खेल के प्रति जो रुचि है वो बढ़ जाता है और उनको उस खेल के बारे में जो है जानकारी प्राप्त हो जाती है, अनुभव हो जाता है। तो इस प्रकार से आप बता सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा खेल कौशलों का विकास। अब तीसरा जो हमारा महत्व है वो है बड़े स्तर की प्रतियोगिताओं के लिए खिलाड़ियों के चयन में सहायक। यानी जो बड़े स्तर पर जो प्रतियोगिताएं होती हैं उनमें खिलाड़ी के लिए जो है सहायक हो जाता है। ये हमारा पहला हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो बड़े स्तर पे जो टूर्नामेंट आयोजित होते हैं तो जो भी प्रतियोगिता तो उनके लिए खिलाड़ियों के चयन में जो है सहायक होता है, यानी चुनाव में सहायक होता है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा टूर्नामेंट का तीसरा लाभ या महत्व। मित्रता एवं भाईचारे के विकास के लिए सहायक। अब इसमें क्या होगा, मान लो कि अगर यहाँ टूर्नामेंट आयोजित हो रहा है तो हमारा दो टीम होगा, ए और बी। तो ए में मान लो 50 खिलाड़ी हैं, बी में 50 खिलाड़ी हैं। अब जो ए में 50 खिलाड़ी हैं इनका आपस में क्या हो जाएगा, भाईचारे का विकास। यानी कहीं ना कहीं जो फ्रेंडशिप है यानी भाईचारा जो है या दोस्त जो है वो कहीं ना कहीं जो मित्रता है वो स्थापित इनके बीच में जो हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर टूर्नामेंट का जो महत्व है वो ये भी हो जाएगा, भाईचारे का विकास, ठीक है। और जो बी वाला टीम है इसमें भी हो जाता है। तो यानी कहीं ना कहीं टूर्नामेंट का जो चौथा लाभ है ये जो है यही है, या फिर महत्व आप कह सकते हो, महत्व जो है यही है, बिल्कुल ठीक है। तो इसमें बता सकते हो कि टूर्नामेंट के आयोजन के कारण उसमें जो है भाग ले रहे विभिन्न क्षेत्रों या जो देश से आए जो भी खिलाड़ी हैं उनका एक दूसरे के साथ जो संपर्क है वो बैठ जाता है। इससे खिलाड़ियों को एक दूसरे का जो संस्कृति है, विचार है, उसको समझने का मौका मिलता है, जिससे उनके बीच मित्र या मित्रता जो है और भाईचारे की भावना का विकास होता है। दूसरे शब्दों में कहे तो टूर्नामेंट खेलों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति एवं भाईचारे को के बढ़ावे में जो है सहायक या फिर सहायता मिलती है, ठीक है, ये आप कह सकते हो। तो ये हमारा जो चौथा लाभ है या जो महत्व है वो हो गया। अब पांचवा जो हमारा महत्व है वो है हमारा सामाजिक गुणों का विकास। यानी जो सामाजिक गुण है, जैसे मान लो समाज है उसमें जितनी भी संख्या है तो अगर उसमें थोड़ी सी भी जो थोड़ा सा भी जो जनता है वो अगर उसमें भाग ले रहे हैं तो उनका जो कहीं ना कहीं गुण है वो कहीं ना कहीं समाज में भी स्थापित होगा, ठीक है। तो सामाजिक गुणों का विकास हो जाएगा, जो समाज है उसमें गुण आ जाएंगे। तो ये आप बता सकते हो। तो हमारा टोटल हो गया 2 4 1 5 महत्व मैंने आपको बताया है।
ठीक है। इसी प्रकार आपको आंसर देना है टूर्नामेंट के महत्व का, ठीक है। तो ये हमारा हो गया टूर्नामेंट का महत्व, ये हमारा पहला क्वेश्चन था। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है जो कि दूसरे चैप्टर से पूछा गया है, घुटनों का टकराना, जिसे हम नॉक नी भी कह देते हैं, किसे कहते हैं, यानी घुटनों का टकराना क्या है और ये किन कारणों से होता है, ठीक है। जैसे मान लो घुटनों का टकराना है, ये क्या है। पहला क्वेश्चन, तो यहाँ पे दो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यहाँ पर जो है दो क्वेश्चन पूछा जा रहा है। पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो टूर्नामेंट है, जो हमारा घुटनों का टकराना है ना, वो क्या है। और दूसरा जो पूछा जा रहा है वो हमारा पूछा जा रहा है कि जो घुटनों का टकराना है ये क्यों होता है, लोगों के अंदर, व्यक्ति के अंदर क्यों होता है, कारण बताओ। यानी पहला कारण और दूसरा क्या है वो। तो दो सवाल यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो इसका जवाब भी आपको दो ही चीज में देना है, यानी दो लैंग्वेज में देना है। क्योंकि देखो यहाँ पर ये पूछा जा रहा है, फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, फिर ये पूछा जा रहा है, फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, यानी एक ही क्वेश्चन के अंदर दो सवाल पूछे जा रहे हैं। सबसे पहले आपको क्या बताना है, टूर्नामेंट, ये आपको बताना है घुटनों का टकराना क्या है। पहले आपको बनाना है यहाँ पर कि घुटनों का टकराना क्या है, फिर इसको एक्सप्लेन करना है कि ये है घुटनों का टकराना, फिर जाके आपको कारण बताना है कि इसका कारण क्या है, फिर आपको कारण इस प्रकार से डायग्राम टाइप का करके आपको इस प्रकार से कारण बताना है और उसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। अगर तीन नंबर में है तो आपको ज्यादा नहीं लिखना है, अगर 6 नंबर में है तो आपको ज्यादा लिखना है, ठीक है। देखो घुटनों का टकराना एक आसन संबंधी विकृति है, ठीक है। आसन संबंधी एक विकृति है घुटनों का टकराना, जिसमें क्या होता है, सामान्य रूपों से खड़ी अवस्था में व्यक्ति के घुटने, दोनों घुटने जो आपस में मिलते हैं। घुटनों का टकराना, खुद देखो नाम क्या है, घुटनों का टकराना, तो इसमें जो दो घुटने होते हैं वो आपस में टकराते हैं, ठीक है। ये आप समझ गए। यानी हमने यहाँ पर जो पहला सवाल था, जो पहला इसका क्वेश्चन था कि घुटनों का टकराना क्या है, वो मैंने आपको बता दिया कि घुटनों का टकराना एक आसन संबंधी विकृति है, जिसमें सामान्य रूप से खड़ी अवस्था में व्यक्ति के दोनों घुटने जो है आपस में मिलते हैं। यह समस्या मुख्य रूप से आहार में विटामिन बी हो गया, कैल्शियम हो गया, फास्फोरस हो गया, इसके कमी के कारण होता है, ठीक है। इससे क्या होता है, देखो इसके अतिरिक्त मोटापा, कोई पुरानी बीमारी अथवा अविकसित पैरों पर अधिक भार ढोने के कारण भी जो है ये समस्या हो सकती है। यानी ये कह सकते हो आप कि जो घुटनों का टकराना है ये आसन संबंधी एक विकृति है, ठीक है, जिसमें व्यक्ति का जो जो घुटना है वो आपस में टकराता है, उसको चलने में परेशानी होती है। तो ये हो गया हमारा क्या, घुटनों का टकराना। अब इसका कारण क्या है, विटामिन बी, कैल्शियम और फास्फोरस जो है, ये 3 तो मुख्य कारण है, ठीक है। या अगर व्यक्ति के अंदर मोटापा है, या कोई पुरानी बीमारी है, या पैर से जुड़ा हुआ कोई बीमारी है, या या फिर किसी व्यक्ति का जो है जन्म से ही पैर जो है आपस में टकराता है, तो ये कारण हो सकता है ना। तो ये हमारा कारण हो गया। अब जो हमारा तीसरा प्रश्न है वो हमारा है, मधुमेह को दूर करने के लिए कोई 2 आसन बताइए, या फिर मधुमेह को रोकने के लिए कोई 2 आसन बताइए। देखो जो मधुमेह होता है इसको रोकने के लिए जो है बहुत सारे आसन है, ठीक है, लेकिन इसमें मुख्यतः मैं आपको 2 ही आसन बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में भी 2 ही आसन पूछा गया है। और मैं आपको फिर बताता हूँ, जैसे क्वेश्चन में पूछा जाए, अगर वहां 2 आसन कहा जाए या 3 कहा जाए या 4 कहा जाए, तो आपको उतना ही आसन बताना, ज्यादा नहीं बताना, ठीक है। तो पहला हमारा आसन हो जाएगा धनुरासन, दूसरा हमारा हो जाएगा उष्ट्रासन, ठीक है। धनुरासन इस प्रकार से किया जाता है और उष्ट्रासन इस प्रकार से किया जाता है, ठीक है। उष्ट्रासन का जो विधि है वो ये है और धनुरासन का विधि ये है। इन दोनों आसन को करने के बाद जो मधुमेह होता है उसको दूर किया जा सकता है, और इन सभी के बहुत से लाभ हैं। लाभ जो है आप शरीर को देख के बता सकते हो कि इसमें जोड़ों का विस्तार होता है, ठीक है, मांसपेशियों में खिंचाव उत्पन्न होता है, ठीक है, श्वसन तंत्र में जो है कमी आती है, ठीक है। मान लो कि व्यक्ति थका आता है तो उसका सांस फूल रहा होता है, लेकिन वो आसन इस समय कर रहा होता है, इस समय उसका ऑक्सीजन का जो ऑक्सीजन लेने का जो बनावट है यहाँ पे, जैसे वो लेता है ऑक्सीजन, उसमें कमी आ जाएगा, ठीक है। ये तीसरा लाभ हो जाएगा। मोटापे में कमी चौथा लाभ हो जाएगा। मधुमेह को रोकने में सहायक, ये हमारा आखिरी लाभ हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार आप बता सकते हो। और उष्ट्रासन, धनुरासन। अब जो हमारा चौथा प्रश्न है वो है विशेष जरूरतों वाले बच्चों अथवा दिव्यांग के लिए शारीरिक क्रियाओं के लाभों का वर्णन करें। इसमें पूछा गया है कि जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं, जो CWSN होते हैं, ठीक है, CWSN जो होते हैं, इनके लिए जो भी खेल आयोजित किया जाता है, तो उन खेल का इनके ऊपर क्या असर पड़ता है, या अगर वो खेल CWSN वाले बच्चों के लिए आयोजित किया जाता है
तो उनको क्या लाभ पहुंचता है, तो वो लाभ आपको बताना है। मान लो एक ये हमारा, यहाँ पर मैं आपको उदाहरण देता हूँ, एक दिव्यांग बच्चा है CWSN, तो अगर इसके लिए कोई खेल आयोजित होता है तो क्या इस दिव्यांग बच्चे के ऊपर उस खेल का कोई लाभ होगा, इसके शरीर के ऊपर कोई लाभ होगा? तो यही आपको बताना है कि दिव्यांग बच्चों के लिए जब भी खेल आयोजित होता है तो उनके शरीर पर उस खेल का क्या लाभ पड़ता है, क्या लाभ उनको पहुंचता है, क्या असर होता है, वो आपको इसमें बताना है। ठीक है, तो देखो लाभ जो है, पहला हमारा लाभ हो जाएगा शारीरिक सुधार, जैसे कि एकाग्रता में सुधार, लचक में सुधार, शक्ति में, सहनशीलता में सुधार, हृदय संबंधी सुधार, मोटापे से पीड़ित होने की संभावना कम हो जाती है, हड्डियां जो है मजबूत हो जाती हैं। ठीक है, और हड्डियां जो है मोटी हो जाती हैं, अच्छी शारीरिक पुष्टि अच्छी हो जाती है। ठीक है, जोड़ों का जो सूजन है वो कम हो जाता है, और तंत्रिका तंत्र जो है उसकी कार्य क्षमता में सुधार हो जाता है। यानी शरीर के अंदर जो ये सभी सामान है, इन सब में सुधार हो जाता है। ये हमारा पहला बन जाएगा। दूसरा हमारा बन जाएगा मानसिक सुधार। जो CWSN होते हैं उनका जो मानसिक व्यवस्था होता है, जो मानसिक कह सकते हो आप, जो मानसिक हालत होता है, उसमें कहीं ना कहीं सुधार होगा। मनोदशा में सुधार, सुयोग्यता में सुधार, ठीक है, अवसाद तथा चिंता के स्तर में कमी आती है। ये हो जाएगा हमारा दूसरा जो लाभ है, वो आत्मसम्मान। इसमें क्या होता है कि CWSN का जो मन है, जो CWSN वाला जो बच्चा है उसका जो मन है, उसके मन में कहीं ना कहीं जो है अपने ऊपर खूबी जो है वो दिखाई देता है। यानी जो CWSN वाला बच्चा होता है, मान लो ये एक उदाहरण, तो इसके लिए जो गेम आयोजित हो रहा है, तो इसके मन में कहीं ना कहीं एक भावना जगेगी कि मेरे शरीर में भी ये चीज है, मैं भी ये गेम खेल सकता हूँ, मैं भी ये गेम खेल सकता हूँ। तो ये जो भावना जगी है, तो कहीं ना कहीं आत्मसम्मान जो है इस व्यक्ति के ऊपर बढ़ता हुआ दिखता है। तो आत्मसम्मान जो है हमारा तीसरा लाभ हो जाएगा। ठीक है, स्वास्थ्य, जो स्वास्थ्य होता है CWSN का, उसमें कहीं ना कहीं सुधार हो जाता है। तो ये हमारा हो जाएगा चौथा। व्यक्तित्व, उनका जो पर्सनैलिटी होता है उसमें सुधार हो जाता है। ठीक है, सामाजिक लाभ, नए अनुभव प्राप्त होना, नए दोस्त बनते हैं, आजादों का अनुभव होता है। ठीक है, तो ये आपका हो जाता है। यानी सामाजिक जो लाभ है, यानी इनका जान पहचान, इनका दोस्त, ठीक है, तो ये सब यहाँ पर हो जाता है। ये हमारा हो गया टोटल 6। और एक सातवां हमारा है कार्य क्षमता। यानी उनके जो कार्य करने की क्षमता होती है, एक्टिविटी जो उनका होता है, जो कार्य होता है, उनका जो शारीरिक क्रियाओं में भाग लेने से व्यक्ति की कार्य क्षमता में बढ़ जाती है, यानी वृद्धि होती है। यानी इसमें आप कह सकते हो कि उनका जो कार्य करने का जितना भी क्षमता है, अगर वो गेम खेलने से पहले 1 बाल्टी पानी उठाते हैं, तो गेम खेलने के बाद वो 3 बाल्टी पानी उठा सकते हैं, ऐसी जो क्षमता है उनके अंदर आ जाती है। यानी कार्य क्षमता का मतलब यहाँ पर यही है कि उनका जो भी कार्य होता है उसमें कहीं ना कहीं वृद्धि हो जाती है, वो कार्य को ज्यादा कर पाते हैं, ये हो जाता है। ठीक है, पांचवा हमारा क्वेश्चन है भोजन के सूक्ष्म पोषक तत्वों का वर्णन करो जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। ठीक है, देखो जो पोषक तत्व होता है, देखो जो पोषक तत्व होता है या जो तत्व होता है, 2 प्रकार के होते हैं पोषक। ठीक है, तत्व हमारा 2 प्रकार का हो जाता है। एक हो जाता है हमारा पोषक तत्व, और एक हमारा हो जाता है गैर पोषक तत्व। गैर पोषक तत्व हो जाता है। जो पोषक तत्व होता है, इसका अर्थ क्या होता है, तो ये शरीर में कैलोरी उपलब्ध करवाते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, पोषक तत्व। लेकिन जो गैर पोषक तत्व होता है, ये शरीर में कैलोरी उपलब्ध नहीं करवाते हैं। ठीक है, पोषक तत्व में हमारा जो है आलू आ जाएगा, ठीक है, गोभी आ जाएगा, ठीक है, या नॉन वेज आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब जो गैर पोषक तत्व है, इसमें आ जाएगा हमारा सॉस आ जाएगा। ठीक है, सॉस हो गया, और चाय पत्ती हो गया। ठीक है, या पनीर में जो कलर डलता है वो हो गया हमारा, या आप कह सकते हो कलर, कह सकते हो आप कलर हो गया। तो जो पोषक तत्व होता है, ये कहीं ना कहीं खाने के बाद, यानी पोषक तत्व में ऐसे तत्व आते हैं, ऐसे आहार आते हैं जिनको खाने के बाद मनुष्य के शरीर में कैलोरी यानी वसा आ जाता है।
ठीक है। लेकिन जो गैर पोषक तत्व है, इसके अंदर ऐसे चीज आते हैं जिनको खाने के बाद मनुष्य के शरीर में कोई भी पोषक तत्व या फिर कोई भी मतलब वसा नहीं आता। जैसे कि चाय पत्ती हो गया, चाय जैसे मान लो दूध हो गया, उसमें मनुष्य चाय पत्ती डालता है तो उसको चाय पीने के बाद कहीं ना कहीं उसके शरीर में जो वसा है वो नहीं आएगा, तो ये गैर पोषक तत्व हो गया। सॉस, यार मान लो जो हमारा सॉस होता है कोई सा भी, उसको किसी भी चीज के साथ खाने के बाद क्या होता है, कैलोरी उपलब्ध नहीं होता। कलर हो गया, मान लो किसी भी सब्जी में अगर आपने कलर डाल दिया तो कलर क्या कैलोरी उपलब्ध कराएगा, नहीं कराएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एक छोटा सा परिचय जो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। अब हम इसका आंसर समझते हैं। देखो यहाँ क्वेश्चन यही पूछा गया है कि जो भोजन के अंदर जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, यानी ऐसे तत्व जो कैलोरी उपलब्ध तो कराते हैं लेकिन बहुत ही छोटे तत्व होते हैं। भोजन में दो तरह के सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, विटामिन और जो मिनरल होता है वो खनिज पदार्थ। यह जो काम है वो यह कम मात्रा में भोजन में आवश्यक होते हैं। ठीक है, इनका जो आवश्यकता है बहुत ही कम मात्रा में होता है, पर जो शरीर के लिए बहुत ही ये जरूरी होता है। और जो विटामिन होते हैं वो निम्नलिखित आपके सामने लिखे हुए हैं। विटामिन ए हो गया, ठीक है, ये जरूरी होता है। विटामिन डी हो गया, और विटामिन जो हमारा ई हो गया, और विटामिन के हो गया, विटामिन बी हो गया, और विटामिन सी हो गया। तो ये ऐसे सूक्ष्म पोषक तत्व आते हैं जो शरीर में बहुत ही आवश्यक होते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया, आप इसको बता सकते हो अच्छी तरह से। विटामिन ए में क्या होता है, डी में क्या होता है, ई में क्या होता है, के बी सी। ठीक है, अब इसके आगे इसी में है आंसर, वो हमारा है खनिज पदार्थ जो शरीर के लिए जरूरी होते हैं। जो खनिज पदार्थ होते हैं जैसे आयरन हो गया, कैल्शियम हो गया, ठीक है, फास्फोरस हो गया, सोडियम हो गया, आयोडीन हो गया, और फ्लोराइड हो गया। तो ये सभी ऐसे चीज हैं जिनको शरीर में आवश्यकता जिनकी होती है, लेकिन ये बहुत ही कम पाए जाते हैं। यानी मनुष्य एक दिन के अंदर इतना सब चीज जो है नहीं खा पाता है। ठीक है, लेकिन कैल्शियम हो जाता है, वो खा सकता है। लेकिन ये जो आयरन हो गया, जो सोडियम हो गया, आयोडीन हो गया, ये सभी ऐसे तत्व हैं जो खनिज के अंदर आते हैं। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं जो मनुष्य होता है वो रोज इसका जो सेवन है वो नहीं कर पाता है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब जो हमारा छठा क्वेश्चन है वो है फ्लेमिंगो बैलेंस टेस्ट को विस्तार से समझाइए। तो ये हमारा जो है छठा चैप्टर से पूछा गया है, खेलों में परीक्षण तथा मापन। तो जो फ्लेमिंगो बैलेंस टेस्ट होता है ये क्या होता है, तो फ्लेमिंगो बैलेंस टेस्ट एक पैर का सफलतापूर्वक संतुलन बनाने की क्षमता को मापता है। यह स्थिर संतुलन के साथ साथ पैरों, ठीक है, पेल्विक एंड धर, ठीक है, कि मांसपेशियों की शक्ति का मूल्यांकन करता है। ये जो उद्देश्य है ये फ्लेमिंगो बैलेंस टेस्ट का है। यानी बैलेंस टेस्ट जो है फ्लेमिंगो, ये आखिर होता क्यों है, इसका उद्देश्य क्या है, तो ये हमारा उद्देश्य हो गया। और इसको करने के लिए क्या उपकरण चाहिए वो आप देख लो। बिना फिसलन वाली समन सतह, यानी ऐसा सतह जहां काई ना हो, ठीक है, जहां आदमी फिसले ना। स्टोव बहुत चाहिए, बीम ईंट या ईंट आप कह सकते हो, जो ईंट होता है वो चाहिए। परीक्षण की जो प्रक्रिया है वो क्या है, अपने पसंदीदा पैर पर बीम या ईंट पर खड़े हो जाएं। यानी एक ईंटा नीचे रखकर उसके ऊपर एक पैर रखकर खड़ा होना है। फिर आगे का प्रोसेस क्या है, अपने पसंदीदा पैर पर संतुलन बनाते हुए अपने फ्री पैर को घुटने पर मोड़े तथा इस पैर को कुल्ही के नजदीक रखें, फ्लेमिंगो की तरह। इस स्थिति में 60 सेकंड तक रहें। जब प्रतिभागी फ्लेमिंगो की स्थिति प्राप्त कर लेता है तो रिकॉर्डर स्टॉप वॉच शुरू कर देता है। ठीक है, जब भी प्रतिभागी अपना संतुलन खोता है, ठीक है, या तो बीम से गिरने की स्थिति बन जाती है, तो रिकॉर्डर जो है स्टॉप वॉच वो रोक देता है। ठीक है, संतुलन के 60 सेकंड में गिरने या बिगड़ने की संख्या को रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक है, स्कोरिंग इस प्रकार से होगा और इस प्रकार से होता है। देखो यहाँ एक ईंट रखा गया है, इस पे पैर रखा गया है, दूसरा पैर इस प्रकार से मोड़ के इसके ऊपर हाथ रखा गया है, और ये बैलेंस बनाना होता है इस प्रकार से। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, ये जो खेल है हमारा या हमारा जो परीक्षण है वो। अब जो हमारा सातवां प्रश्न है वो है शक्ति को निर्धारित करने वाले शरीर क्रियात्मक कारक। और मैं आपको पहले बताता हूं कि हमने टोटल आपको 10 चैप्टर विस्तार से पढ़ा रखा है, तो आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर उन 10 चैप्टर को अच्छी तरह से देख सकते हो। मैंने आपको 10 के 10 चैप्टर न्यू कोर्स के अकॉर्डिंग एकदम सिलेबस वाइज कराया है। ठीक है, तो आप जाकर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर वहां पे सभी वीडियो आपको मिल जाएंगे, उसको आप जाकर देख सकते हो। क्योंकि आपका पेपर जो है 12 मार्च को है, समय बहुत ही कम है। आज हमारा 3 मार्च है, यानी
9 दिन आपके पास बचे हुए हैं, ठीक है। 9 दिन के अंदर आप 9 चैप्टर देख लोगे, ठीक है। एक दिन अगर आप एक चैप्टर देखोगे तो 10 दिन में आप 10 देख सकते हो, ठीक है। तो आप देख लोगे 9 दिन आपके पास बचे हुए हैं, तो आप 9 दिन के अंदर 10 के 10 चैप्टर आराम से देख सकते हो। तो आप अभी जाओ, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो वहां पे जाकर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहां पे आपको मिल जाएगा, वहां जाके आप देख सकते हो। तो बात करते हैं शक्ति को निर्धारित करने वाले शरीर क्रियात्मक कारक कौन कौन से हैं। देखो, पहले शक्ति का अर्थ क्या होता है। शक्ति का अर्थ होता है किसी भी कार्य को या किसी भी शक्ति को रोकने की क्षमता, ठीक है। कोई जो भी प्रहार हो रहा है, जो भी शक्ति आ रहा है, कुछ भी आपके ऊपर जो वार हो रहा है, उसको रोकने की क्षमता, है ना। अगर अच्छी लैंग्वेज में कहूं तो कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, ठीक है। ये आपका हो गया। या किसी प्रतिरोध का सामना करने की हमारी मांसपेशियों की योग्यता शक्ति कहलाती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा शक्ति का अर्थ। अब शक्ति को निर्धारित करने वाले शरीर के कौन कौन से क्रियात्मक कारक होते हैं। शरीर में बहुत से क्रियात्मक कारक होते हैं, जिनको मनुष्य करेगा तो उसके अंदर शक्ति जो है बहुत ही अधिक मात्रा में उत्पन्न होता है। किसी व्यक्ति की शक्ति को प्रभावित करने वाले कारक इस प्रकार से हैं। आपको भी इसी प्रकार आंसर देना है। पहले आपको इस प्रकार लिखना है, ठीक है। फिर आपको पहला जो कारक है वो बताना है, उसको आपको जो है यहाँ पर 2 लाइन खींच के इसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। पहला हो गया मांसपेशियों का आकार, ठीक है, यानी साइज ऑफ मसल्स। तो जो मसल्स का साइज होता है, जो मांसपेशियों का आकार होता है, वो हो जाता है पहला। मान लो किसी व्यक्ति की हाइट ज्यादा है तो उसके अंदर शक्ति बहुत ही ज्यादा होगी, या फिर मान लो किसी व्यक्ति का जो बॉडी है वो बहुत ज्यादा है तो उसके अंदर शक्ति भी बहुत ज्यादा होगा। और किसी व्यक्ति का जो मांसपेशियों का आकार, हाइट छोटा है, या कह सकते हो आप बॉडी कम है, ठीक है, तो वो आप कह सकते हो उसके कारण जो है इन दोनों में अंतर दिख सकता है, ठीक है। यानी मनुष्य का जो मांसपेशियों का जो भी आकार है, हाथ का आकार, पैर का आकार, ठीक है, तो वो निर्भर करता है, शक्ति को प्रभावित करता है, ठीक है। ये हो गया। और बाकी मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, आप देख सकते हो। बाकी आप इसी प्रकार से एक्सप्लेन करोगे, ठीक है। अपनी लैंग्वेज में भी आप कर सकते हो, लेकिन मैंने आपके सामने एक तरह से लिख रखा है, इसको आप पढ़ के समझ सकते हो। दूसरा जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा शरीर का भार, यानी बॉडी वेट, ठीक है। शरीर का जो भार है, मान लो किसी व्यक्ति का जो वजन है वो 120 किलो है और किसी का वजन जो है 50 किलो है। तो जो 120 किलो वाला व्यक्ति है वो 50 किलो वाले व्यक्ति की तुलना में अधिक शक्तिशाली होगा, उसके अंदर अधिक शक्ति पाया जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो जाता है दूसरा कारक। तीसरा हो गया मांसपेशियों की संरचना, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जिस प्रकार, इसमें क्या बताओगे आप, इसमें ही बताओगे कि मनुष्य का जो मांसपेशियां होता है वो किस प्रकार बना हुआ है। जैसे मान लो कोई व्यक्ति ऐसा है जिसका पैर जो है बचपन से ही टेढ़ा है, वो टेढ़ा चलता है, तो उसका जो मांसपेशियों का संरचना है वो कहीं ना कहीं टेढ़ा बना हुआ है, आकार टेढ़ा है, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं ज्यादा जो वजन है वो नहीं उठा पाएगा, क्योंकि अगर वो ज्यादा वजन उठाएगा तो उसका पैर जो है पहले से ही टेढ़ा है, वो गिर जाएगा। तो ये हमारा मांसपेशियों की संरचना होगा, यानी मांसपेशियां किस प्रकार बना हुआ है, क्या नॉर्मल है या बहुत अजीब है, दिव्यांग टाइप का है, ये हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे ये बता सकते हो कि जो मनुष्य का मांसपेशियां होता है 2 प्रकार के फाइबर उसमें होते हैं, एक सफेद, एक लाल फाइबर। जिस मनुष्य के शरीर के अंदर लाल फाइबर बहुत ज्यादा होता है ना, तो वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली होता है, उसके अंदर शक्ति बहुत ज्यादा विद्यमान होता है। जिसके अंदर सफेद जो फाइबर है, सफेद फाइबर है, तो जिस व्यक्ति के अंदर सफेद फाइबर की संख्या ज्यादा होती है तो उसके अंदर कहीं ना कहीं जो शक्ति है वो बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। ये आप समझ सकते हो। और तंत्रिका आवेग की प्रबलता, इसमें क्या होता है, जो तंत्रिका होता है, जो मनुष्य का जो सिस्टम होता है, उसकी यहाँ पे बात होती है, ठीक है। जब किसी केंद्रीय स्नायु संस्थान CNS से आने वाली अधिक तीव्र तंत्रिका आवेग अधिक संख्या में ज्ञात्मक इकाइयों की उद्दीपित करता है तो मांसपेशियां अधिक बल से संकुचित होती है और अधिक बल उत्पन्न करती है, ठीक है। तो ये हमारा जो आखिरी कारक है वो हो गया। ये हमारा टोटल 4 कारक है। अब हमारा जो आखिरी या जो हमारा 8वां पर्सन है वो है न्यूटन के गति के नियम। क्या है? न्यूटन के गति के दूसरे नियम के कोई 2 उपयोग बताइए, ठीक है। देखो, जो न्यूटन के गति के नियम है वो क्या है, और इसका जो दूसरा नियम है उसके बारे में आपको बताना है कि दूसरे नियम का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, ठीक है। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है ये जीव यांत्रिकी तथा खेलकूद से पूछा गया। देखो, न्यूटन का जो गति का जो पहला नियम है वो है जड़ता का नियम, जिसे हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं।
तो इसमें क्या होता है कि कोई भी वस्तु तब तक अपनी स्थिति में रहती है या नहीं बदलती है जब तक उस पर कोई बाहरी बल नहीं लगता है। जैसे मान लो पेन है, ठीक है, वो पेन वैसे ही रखा रहेगा 10 साल, ठीक है, 10 ईयर, 100 ईयर, ठीक है, 200 ईयर, जब तक उस पर कोई बाहरी बल ना लगे, कोई उस पेन को उठा के ना ले जाए, या कोई उस पेन को धक्का मार के गिरा ना दे, या कोई उस पेन को कहीं बाहर ना ले जाए, कहीं ना ले जाए, तो जब तक कोई बाहरी शक्ति उसको कुछ ना कहे, कुछ ना करे, तब तक वो उसी स्थिति में बनी रहेगी। तो इस नियम को जड़ता का नियम कहते हैं, ठीक है। दूसरा नियम है त्वरण का नियम। यानी त्वरण का नियम क्या होता है, किसी भी व्यक्ति, किसी भी वस्तु, ठीक है, किसी भी वस्तु में उत्पन्न होने वाले त्वरण की दर वस्तु पर लगने वाले बल को, ठीक है, समानुपातिक तथा उसके द्रव्यमान के व्यक्ति कर्मानुपाती होता है, ठीक है। तो ये हो गया। इसमें क्या होता है कि किसी व्यक्ति में कुछ भी त्वरण उत्पन्न रहता है, ठीक है, तो उसमें जब भी हम कोई बाहरी बल लगाते हैं, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं अपने चाल में चलने लग जाती है। ये हो गया हमारा। और जो हमारा तीसरा नियम है वो हमारा हो जाता है प्रतिक्रिया का नियम। तो प्रतिक्रिया का नियम में क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति या वस्तु, व्यक्ति नहीं वस्तु, मान लो कोई वस्तु है, उसमें कोई अपने आप में एक क्रिया वहां पर रहती है उत्पन्न। जैसे मान लो स्प्रिंग हो गया, स्प्रिंग में क्या होता है कि उसके अंदर शक्ति विद्यमान होती है। जब आप उस स्प्रिंग पर बैठोगे तो, या फिर मान लो आपने उस स्प्रिंग पे जो है कहीं ना कहीं हाथ रख दिया, तो हाथ रखने के बाद जो स्प्रिंग है वो बहुत ही तेजी से उछलेगा। तो क्या हुआ, आपने क्रिया किया, हाथ रखा और आपको प्रतिक्रिया मिल गया, ठीक है। यानी प्रतिक्रिया के नियम में क्या होता है कि हमेशा प्रत्येक क्रिया की हमेशा बराबर एवं विपरीत प्रतिक्रिया मिलती है। इसको हम न्यूटन की गति के तीसरे नियम के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये आपका हो गया। और देखो यहाँ पर जैसे मान लो साइकिल हो गया, अब प्रतिक्रिया के नियम में क्या होता है, साइकिल मान सकते हो आप, जैसे आप पेडल मारोगे तो साइकिल चलेगी, ठीक है। बाइक हो गया, जैसे आप एक्सीलेटर दोगे तो बाइक चलेगा, ठीक है। कार हो गया, जैसे आप गियर डालोगे तो कार जो है वो चलेगा। और यहाँ पे बताया गया, देखो, ऊंची कूद खेल में जब खिलाड़ी रेत पर गिरता है तो उसके चोट लगने की जो संभावना है ज्यादा होती है। इसके विपरीत जब खिलाड़ी गद्दी पर गिरता है, यानी कोई गद्दा हो, मुलायम सा हो, उस पर गिरता है तो उसे चोट लगने की संभावना बहुत ही कम हो जाती है, ठीक है। तो ये यहाँ बताया गया। ये जो हमारे तीनों नियम है, इनका उपयोग हर जगह होता है, बहुत से जगह होता है इनका उपयोग, ठीक है। अब हमारा जो 9वां क्वेश्चन है, बहिमुखी, अंतःमुखी, उभयमुखी में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो देखो, जो अंतःमुखी, जो बहिमुखी और जो उभयमुखी होता है, पहले तो ये क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। देखो, बहिमुखी में क्या होता है, ऐसे व्यक्ति आते हैं, या ऐसे व्यक्ति आते हैं जिनका पर्सनैलिटी बहुत ही बाहरी होता है। यानी ऐसे व्यक्ति, या आप ऐसे कह सकते हो, बहिमुखी में ऐसे व्यक्ति आते हैं जिनका कहीं ना कहीं जो पर्सनैलिटी है बहुत ही खुलेपन वाला होता है। वो समाज से जुड़ जाते हैं, वो कुछ भी बोलने में शर्माते नहीं है, ठीक है। समाज के सामने कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी उनको बोलने में शर्माहट नहीं लगता, कुछ भी वो कह देते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा बहिमुखी। अंतःमुखी में क्या होता है कि इसका उल्टा है। यानी अंतःमुखी में ऐसे व्यक्ति आते हैं जो बहुत ही शर्मीले होते हैं, कुछ बोल नहीं पाते हैं, समाज में नहीं बोल पाते हैं, ठीक है, सड़क पे चल नहीं पाते हैं, ठीक है, कुछ भी कह नहीं पाते हैं, कुछ भी वो काम नहीं कर पाते, हर चीज में वो जो है कहीं ना कहीं शर्माते हैं, ठीक है, ये आप कह सकते हो। लेकिन जो उभयमुखी होता है ना, ये इस उभयमुखी क्या होता है, अंतःमुखी और बहिमुखी का मिश्रण होता है। यानी अंतःमुखी वाला व्यक्तित्व और बहिमुखी वाला व्यक्तित्व, इन दोनों का मिश्रण करके उभयमुखी बनता है, ठीक है। उभयमुखी वाले व्यक्ति का पर्सनैलिटी क्या होता है कि वो 2 प्रकार का होता है। जो उभयमुखी वाला व्यक्ति होता है वो शर्माता भी है और खुलेपन वाला भी रहता है। यानी वो समाज के सामने बोल भी पाता है, नहीं भी बोल पाता है, ठीक है, शर्माता भी है, नहीं भी शर्माता है। दोनों का जो पर्सनैलिटी है वो यहाँ पे मिश्रण रहता है, ठीक है। मैंने आपको ऊपर ऊपर से बता दिया, अब अंदर से समझो। और बाकी आप पेपर में कैसे लिखोगे, पेपर में आपको लिखना है कि ऐसा बता सकते हो कि बहिमुखी पहला पॉइंट, फिर दूसरा पॉइंट हो जाएगा आपका अंतःमुखी, तीसरा पॉइंट उभयमुखी। तो आपको तीनों का एक्सप्लेन करना है, ठीक है। और बाकी आप अपना जो निष्कर्ष है वो बता सकते हो कि विश्व की अधिकतर जनसंख्या ज्यादातर उभयमुखी व्यक्तित्व वाली पाई जाती है, ठीक है। ऐसे आप अपना निष्कर्ष या अपना जो विचार हो बता सकते हो। अंतःमुखी में क्या होता है, इस प्रकार के व्यक्ति बहुत ही शर्मीले होते हैं, कमजोर जो है, आत्मविश्वास वाले होते हैं, उदासीन होते हैं, शांत होते हैं, ठीक है।
समाज के साथ जो है कम जुड़ना पसंद करते हैं, निराशावादी होते हैं, लोगों से डरते हैं, समाज के सामने कुछ भी काम करने में शर्माते हैं। इस प्रकार के व्यक्तित्व वाला जो व्यक्ति होता है वो अकेला रहना पसंद करता है। ये हो गया हमारा अंतःमुखी। अंतःमुखी में सीधा सा मतलब यही है कि ऐसे व्यक्ति जो बहुत ही शर्मीले होते हैं, बात नहीं करते, शर्माते हैं, ठीक है, सड़क पे नहीं चल पाते, लिफ्ट नहीं मांग पाते, ट्रेन में नहीं जा पाते, टिकट नहीं बना सकते, तो ये कुछ भी आप कह सकते हो, अंतःमुखी में कुछ भी आ जाता है, ठीक है। वही मुखी में इसका उल्टा करके आप जो बताना चाहते हो, 1 लाइन में, 2 लाइन में, 3 लाइन में, 10, 20, 40, 50, 60, कितने भी लाइन में आप बता सकते हो। तो वही मुखी में पहला बन जाएगा कि इस प्रकार के व्यक्ति शर्मीले नहीं होते, अच्छे आत्मविश्वास वाले होते हैं, उदासीन तो होते ही नहीं है। यह व्यक्ति शांत नहीं होते, समाज के साथ जुड़ना पसंद करते हैं, निराशावादी नहीं होते हैं, ठीक है, लोगों से बात करना पसंद करते हैं, समाज से बिल्कुल नहीं डरते, ठीक है, और अकेला रहना भी बिल्कुल पसंद नहीं करते, ठीक है। ये हो गया। और अंतर्मुखी में क्या होता है कि इनके दोस्त बहुत कम होते हैं। उभयमुखी बहिर्मुखी में क्या होता है कि इसमें जो व्यक्ति होता है उसके दोस्त बहुत ज्यादा होते हैं। और उभयमुखी में क्या होता है कि दोस्त होते हैं, थोड़े होते हैं, शर्माते हैं, थोड़े शर्माते हैं, समाज के साथ जुड़ना पसंद करते हैं, थोड़े करते हैं, ठीक है, और निराशावादी होते हैं, थोड़े से होते हैं। यानी सब दोनों का थोड़ा थोड़ा लेकर आप उभयमुखी बना सकते हो, ठीक है। तो ये उभयमुखी वाला व्यक्तित्व है, और ज्यादातर जनसंख्या इसी व्यक्तित्व वाली होती है, वो उभयमुखी वाली होती है, ठीक है। कैसे, मान लो किसी जगह पे उनको बोलने में अच्छा है, जैसे मान लो कि कोई ऐसा जगह है, ऐसा माहौल है जिस समय वो बोल देते हैं, और कुछ ऐसा माहौल होता है जिसमें वो बोल नहीं पाते हैं। तो यानी यहाँ दो विचार दिख गया, एक तो बहिर्मुखी, एक अंतःमुखी। तो कह सकते हो आप कि इन दोनों, ये जो उभयमुखी वाला व्यक्तित्व है, इसमें 2 प्रकार के व्यक्तित्व पाए जाते हैं, ठीक है। इस प्रकार के लोगों के अंदर अंतर्मुखी बहिर्मुखी दोनों प्रकार का व्यक्तित्व पाया जाता है, दोनों व्यक्तित्व का मिश्रण रहता है। विश्व के ज्यादातर लोग इसी व्यक्तित्व के होते हैं, 95% से भी ज्यादा, ठीक है। अब हमारा 10वां प्रश्न है, वो पूछा गया है खेलों में प्रशिक्षण से गति को विकसित करने वाली विधियां। देखो, जो गति क्या होता है कि कम से कम समय में अधिक से अधिक दूरी तय करना गति कहलाता है, ठीक है। जैसे मान लो ए नाम का व्यक्ति है, इसको मैंने कहा कि यहां से 10 किलोमीटर जाना है, तो वो पैदल जाता है 5 घंटे में, ठीक है, 5 आवर में जाता है, ठीक है। और जो बी वाला व्यक्ति है, इसको मैंने कहा 10 किलोमीटर जाने के लिए, तो ये 4 घंटे में चला जाता है पैदल। तो जो बी वाला व्यक्ति है, इसके अंदर गति अधिक मात्रा में है, लेकिन जो ए वाला व्यक्ति है, इसके अंदर गति अधिक मात्रा में नहीं है। तो ए वाला जो व्यक्ति है, क्या करे कि इसके अंदर गति विकसित हो जाए या गति जो है वो विद्यमान हो जाए। तो उसके लिए 3 विधियां हैं, त्वरण दौड़े, ठीक है, पेश दौड़े और सहन क्षमता, ठीक है। तो त्वरण दौड़े क्या होती हैं, पेश दौड़े क्या होती है और सहन क्षमता क्या होती है, ये मैं आपको बताता हूँ। जो त्वरण दौड़े होती है, इसमें क्या होता है, त्वरण दौड़े जो है विशेष रूप से अधिकतम गति प्राप्त करने के लिए की जाती है, या विशेष रूप से स्थिर अवस्था से अधिकतम गति प्राप्त करने के लिए की जाती है, ठीक है। पेश दौड़े में क्या होती है, पेश दौड़े अर्थात एक दौड़े की पूरी दूरी को एक निश्चित गति से दौड़ना। अब अगर आपको समझ नहीं आया तो मैं आपको फिर बताता हूं। इसमें क्या होता है, जैसे मान लो ये जो त्वरण दौड़े होती हैं, इसमें मनुष्य दौड़ेगा, ठीक है, लेकिन इसमें उसका कोई तय नहीं है। वो जैसे मान लो मैंने कहा यहां से यहां तक दौड़ना है, तो वो आराम से दौड़ेगा 1 घंटे में, 2 घंटे में। लेकिन जो पेश दौड़े होती है ना, इसमें मनुष्य एक बार अपना जो सांस है वो लेगा और एक ही बार में दौड़ेगा, रुकना नहीं है। ये हो गया पेश दौड़े। तो इन दोनों का उपयोग करके तो विकसित हो सकता है गति, ठीक है। अब जो हमारा तीसरा है विद्या, वो है हमारा सहन क्षमता। सहन क्षमता में क्या होता है, थकने के बावजूद किसी कार्य को जारी रखने की मांसपेशियों की योग्यता सहन क्षमता कहलाती है। अब इसमें क्या होता है, अब इसमें आपको एक मेन फॉर्मूला समझना पड़ेगा। सहन क्षमता जो हमारा विधि है ना, वो क्या है, उसको आप किस प्रकार से अपने जिंदगी में उपयोग कर सकते हो, लाइफ में जो है उसको, उसका जो अहमियत है वो देख सकते हो। देखो, सहन क्षमता में क्या होता है, पहली बात, जैसे मान लो मैंने कहा यहां से यहां तक जो है आपको दौड़ना है, ठीक है, यहां तक दौड़ना है। तो यहां से अगर आपने दौड़ना चालू किया, तो आप यहां पे इस पॉइंट पे थक जाते हो। तो अगर आपने यहां पर ऐसा सोच लिया कि चल यहां पर थोड़ा सा आगे ही तो जाना है, मैं चल जाता हूं, ठीक है, ऐसा अगर आपने सोच लिया, तो क्या हुआ, आपने सहन क्षमता अपने अंदर विद्यमान किया और आप यहां तक चले गए, ठीक है। तो तीसरा तो हमारा यही है कि आपको गति विकसित करने के लिए सहन क्षमता विधि को अपनाना पड़ेगा। और सहन क्षमता का काम यही पर यहाँ पर यही है कि अगर आप थक चुके हो ना, तो आप अपने आप
को मोटिवेट करके आगे तक जा सकते हो। कि अगर मान लो आपका घर यहाँ से यहाँ पर है, मान लो ठीक है, आप यहाँ पर हो, आप चल चल के यहाँ तक तो पहुंच गए, ठीक है, तो आपने सोचा कि चल पास में ही तो है, चला जाता हूँ, तो आप सहन क्षमता अपने अंदर विद्यमान करके चल चल के आप अपने घर तक पहुंच गए, यानी आपने अपने अंदर गति को खुद ही विद्यमान कर लिया, ठीक है। तो ये हमारा 10वां प्रश्न हो गया। इसी प्रकार आपको आंसर देना है। तो बच्चों यहाँ पर जो आपको मैंने बताया है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं जिनका आपके पेपर में आने का चांस ज्यादा रहता है, ठीक है। अगर आपको और भी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको और भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता दूंगा। हालांकि ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन में क्लिक कर लो, क्योंकि पेपर के समय आपका बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। अभी आप कर लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर सकते हो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप कमेंट कर सकते हो कि आपको वीडियो कैसा लगा है, वीडियो को शेयर कर सकते हो। और इस वीडियो को देखने के बाद कहीं ना कहीं आपका जो फिजिकल एजुकेशन का जो तैयारी है वो अच्छा हो गया होगा। और बाकी आप काम कर सकते हो कि हमारा जो वीडियो है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर हमारे 10 के 10 चैप्टर को देख सकते हो जो मैंने आपको करा रखे हैं। उन 10 चैप्टर से क्या होगा कि आपको चैप्टर बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि पेपर में अच्छे नंबर लेने के लिए चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। मैं आपको पहले बताता हूं, आप ट्रिक चला के पास नहीं हो सकते हो, आप वीडियो देख के पास नहीं हो सकते हो। अगर आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लिया तो आप पास नहीं हो सकते हो। अगर आपने चैप्टर पढ़ रखा है ना, आपने मेरे 10 के 10 चैप्टर को पढ़ रखा है, और उसके बाद अगर आप हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हो ना, तो मैं आपको कह सकता हूं कि आपके 70 में से 66 नंबर आ सकते हैं, ठीक है, अगर आप इस प्रकार से अपना पढ़ोगे तो, ठीक है। कई बच्चे क्या करते हैं कि वो पूरे साल चैप्टर तो पढ़ते ही नहीं है और लास्ट में यूट्यूब पे सर्च करते हैं कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जो पेपर में आ जाए, ठीक है, ऐसे सैंपल पेपर जो पेपर में आ जाए। तो ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। आप चैप्टर पढ़ोगे तभी आपको समझ में आएगा। मैं आपको कहता हूं, देखो 10 चैप्टर आपके पास है, 9 दिन आपके पास बचे हुए हैं, तो आप क्या 9 दिन में 10 चैप्टर नहीं पढ़ सकते? आप मुझे कमेंट कर बताना कि आप क्यों नहीं पढ़ सकते। हालांकि आप पढ़ सकते हो, ठीक है। आप हमारे वीडियो को देख लो, मैंने आपको कम मिनट में, बहुत ही कम मिनट में आपको पूरा चैप्टर बहुत ही बारीकी से समझाया है। तो आप हमारे वीडियो को जाकर देख सकते हो। लिंक जो है, या आप कह सकते हो वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा इस वीडियो के, आप जाकर देख सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा आज का वीडियो था। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।